बीच में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा व्यवधान आया। अब देखना, ये समझा रहा था मैं, आई एम इन ए हरी, इस ब्लैंक में बच्चों आपने नियमानुसार क्या भरा, ए भरा। मेरा एग्जाम्पल दरअसल दूसरा चल रहा था कि दिस इज ए चेयर, तो आपने चेयर के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया। और जब मैंने कहा कि दिस इज ए बिग चेयर, तो बच्चों वो जो आर्टिकल है वो चेयर वाला आर्टिकल वो बिग से पहले आ गया। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लेना, वो आ तो चेयर के लिए ही रहा है, क्योंकि अगर आप अगर चेयर को सेंटेंस से हटा दोगे तो आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे दिस इज बिग, दिस इज ए बिग नहीं हो सकता। दिस इज ए बिग तो तब होगा जब उसके बाद भी चेयर आएगा। चेयर से मेरा मतलब कोई भी नाउन आएगा। तो ये अच्छे से याद रखो कि आर्टिकल का प्रयोग तो हमेशा नाउन के लिए होता है, परंतु अगर नाउन के पहले आपने कोई विशेषता जोड़ दिया, एडजेक्टिव जोड़ दिया है, तो उस आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले तथा उसी के अनुरूप होगा। कभी कभी क्या होता है कि एडजेक्टिव के पहले माने विशेषण के पहले आप कोई प्रविशेषण जोड़ देते हैं। किसी विशेषण के पहले अगर आपने कोई प्रविशेषण जोड़ दिया है, यानी अगर आपने एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब जोड़ दिया है, तब आर्टिकल का प्रयोग उसके पहले होगा तथा उसी के अनुसार होगा। जैसे दिस इज ए चेयर, दिस इज ए बिग चेयर और दिस इज ए वेरी बिग चेयर। यहां ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु आइए देखना, दिस इज ए बुक, एक किताब है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये ए बच्चों यहां आते आते एन में बदल गया इंटरेस्टिंग के कारण। लेकिन याद रहे कि एन का प्रयोग इंटरेस्टिंग के लिए नहीं हो रहा है, उसके अनुसार जरूर हो रहा है, परंतु हो तो बुक के लिए रहा है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अब मैं कहता हूं दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ये वेरी के पहले आकर के एन वापस ए में बदल गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमेशा याद रखो कि नो नाउन नो आर्टिकल। नो नाउन नो आर्टिकल, अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं आया है तो आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर किसी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग हुआ है लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव आया है तो आर्टिकल का प्रयोग उस नाउन के लिए होगा, परंतु एडजेक्टिव से पहले तथा उसी के अनुसार। और अगर उसके पहले कोई एडवर्ब आया है तब वो उसके पहले जाएगा, एडवर्ब के पहले जाएगा और उसी के अनुसार होगा। ये अलग बात है कि उसका प्रयोग तो फिर भी बेस नाउन के लिए ही होगा। ओके, देखना, आई एम इन ए हरी, आई नेवर टेल ए लाई, लास्ट नाइट आई कुड नॉट हैव ए गुड स्लीप, पिछली रात में ठीक ढंग से सो नहीं सका, और गिव मी ए लुक, मुझे अपनी एक झलक दिखाओ। इसका मीनिंग ये होता है मुझे अपनी एक झलक दिखाओ, ग्लिम्प्स। पंडित नेहरू ने एक पुस्तक लिखी है बच्चों इंग्लिश में, तो एक किताब का नाम तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, सभी ने सुना है, हिंदुस्तान की खोज। एक और बड़ी प्यारी किताब है उनकी, देखो शब्द क्या है, GLIMPS, ग्लिम्स यानी झलक होता है। उनकी किताब का नाम है विश्व इतिहास की झलक, अंग्रेजी में द ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। द ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब होता है विश्व इतिहास की झलक। मैं समझाना चाहता हूं कि ग्लिम्स माने झलक होता है, और लुक का मीनिंग भी झलक होता है अगर वो नाउन का अर्थ देता है तो, और अगर वर्ब के सेंस में प्रयोग हुआ तो आप जानते हैं कि लुक का मतलब देखना होता है। अच्छा बच्चों, इन सारे वाक्यों का सार यह है कि अगर किसी वाक्य में कोई वर्ब, ध्यान से सुनना, अगर किसी वाक्य में कोई वर्ब किसी नाउन का काम करता है, ध्यान से सुनना, अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब किसी नाउन का फंक्शन करता है तो बच्चों ऐसे वाक्यों में उस वर्ब के पहले नियमानुसार ए या एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। और इस प्रकार का जो प्रयोग है, यानी वर्ब जब नाउन का फंक्शन करता है तो बच्चों उसको हम एक्शन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, इधर देखना, ACTION आप समझ गए होंगे। वर्ब जब नाउन का फंक्शन करता है तो वो नाउन हो जाता है, और जब नाउन हो जाता है तो उसके पहले आर्टिकल तो आएगा, और नियमानुसार उसके पहले एन आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। और बच्चों वर्ब के ऐसे प्रयोग को, जबकि वो वर्ब होते हुए भी नाउन का फंक्शन करे, सच ए टाइप ऑफ यूज ऑफ ए वर्ब, सच ए टाइप ऑफ यूज ऑफ ए वर्ब, क्रिया के इस प्रकार के रूप को आप क्या कहते हैं, क्रिया के ऐसे रूप को बच्चों आप एक्शन नाउन कहते हैं। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहता था कि डिसलाइक एक वर्ब है, परंतु उसके पहले एक क्यों आया, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा बच्चों एक बात और इसमें ध्यान दें आप, ये भी मुझे क्लियर करनी थी। एक बात याद रखो, बिलीव शब्द होता है बिलीव, आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूं। मैंने बताया था वन हु बिलीव्स इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा आदमी जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है, इज नोन एज थेस्ट। उसको क्या बोलते हैं आप, उसे कहते हैं बच्चों THEIST। देखना आप,
थेस्ट का मतलब भगवान में विश्वास करने वाला, आगे ए जोड़ दो। अथेस्ट का मतलब होता है नास्तिक, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर के वजूद में यकीन नहीं करता है, ऐसा आदमी नास्तिक कहलाता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया आई बिलीव इन गॉड, इनका प्रयोग किया है मैंने। लेकिन बच्चों, आई बिलीव यू, आई कांट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू, समझ गए होंगे। अगर बिलीव के बाद में कोई पर्सन आता है तो इनका प्रयोग कभी नहीं होता है। लेकिन बिलीव और ट्रस्ट दो ऐसी क्रियाएं हैं, TRUST, TRUST, बिलीव, बिलीव इन गॉड सही होता है, ट्रस्ट इन गॉड सही होता है, बट आई कांट ट्रस्ट यू, शी कांट बिलीव मी, ऐसा नहीं शी कांट बिलीव इन मी। बात समझ रहे हैं। बिलीव तथा ट्रस्ट के बाद में अगर किसी पर्सन का प्रयोग हुआ है तो बच्चों प्रीपोजिशन जो इन है उसका प्रयोग नहीं होता, परंतु बिलीव इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड, यह बिल्कुल सही होता है। आगे चलें। हाँ बच्चों, एक बहुत जरूरी बात थी, वो देखो आप, एक सेंटेंस से क्लियर करूंगा अपनी बात। आपने हिंदी में वो वाक्य तो सुना ही होगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। इसका बच्चों मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके सेंटेंस लिखवा रहा हूं और इसके बारे में मुझे कुछ बातें बतानी है आपको, क्योंकि ऐसा प्रयोग आपके ऊपर वाले पैराग्राफ में 2 जगह हुआ है। बताऊंगा अभी आपको, देखो देखना आप, लिखो बच्चों, दे हु लिव इन ग्लास हाउसेज, दे हु लिव इन ग्लास हाउसेज मस्ट नॉट throw stones at others। लिखिए बच्चों। ओके, दूसरा सेंटेंस, द ताजमहल इज मेड ऑफ ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स एंड स्टोन्स। दोनों वाक्यों को बच्चों पढ़ो और इनमें इनको जो है कंपेयर करके देखो, किसी भी सेंटेंस में पहले या दूसरे में अगर कोई एरर है तो उसके ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। देखो बच्चों, पहली बात, दे हु लिव इन ग्लास हाउसेज, वे लोग जो शीशे के घरों में रहते हैं, मस्ट नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, अब यहां बच्चों ये देखो आप, ये है, ये मस्ट नॉट थ्रो, ये तो वर्ब वाला पार्ट चालू हो गया ना, ध्यान सुनना, मस्ट नॉट थ्रो, ये तो वर्ब वाला पार्ट चालू हो गया। और वर्ब के पहले अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रयोग हुआ, हिंदी में समझना, क्रिया के पहले अगर कोई शब्द समूह आया है तो बच्चों वह या तो क्लॉज होता है या फिर वह फ्रेज होता है। अगर वो फ्रेज है तो उसमें वर्ब नहीं होगी, और अगर वो क्लॉज है तो उसमें वर्ब जरूर होगी। और बच्चों, वर्ब के पहले अगर कोई शब्द समूह आया है तो चाहे वो क्लॉज हो चाहे वो फ्रेज हो, परंतु उसका प्रयोग तो सब्जेक्ट के स्थान पे होगा, और सब्जेक्ट के स्थान पे होगा यानी वो नाउन का काम करेगा, और नाउन का काम करेगा इसका मतलब वो नाउन इक्विवेलेंट होगा। तो बच्चों ये देखो आप, हु लिव इन ग्लास हाउसेज जो शब्द है ये सब्जेक्ट के स्थान पर पूरा आया है। और आप ये देख रहे हैं दिस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आप ये भी देख रहे हैं कि ये शब्दों का समूह है, और आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें एक वर्ब आ रही है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को सुन करके डरने की जरूरत नहीं है, फाइनाइट वर्ब जो है, सभी क्रियाएं फाइनाइट वर्ब होती है, सारी क्रियाएं फाइनाइट वर्ब होती है। जो नॉन फाइनाइट है वो 3 प्रकार की होती है केवल, एक पार्टिसिपल होता है, एक इन्फिनिटिव होता है, एक जेरेंड होता है। तो अपन जनरली जिन वर्ब्स का प्रयोग करते हैं ऑल वर्ब्स आर फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, जो नॉन फाइनाइट है वो केवल 3 है, तो वो मैं आपको अलग से क्लियर करूंगा। बहरहाल आप ये मत समझो, जब भी मैं फाइनाइट बोलूं तो आप ये मत समझना ये कोई खतरनाक क्रिया होगी, ये कोई खतरनाक क्रिया नहीं है, ये वो साधारण क्रिया है। तो मैंने बोला कि हु लिव इन ग्लास हाउसेज, ये बच्चों एक शब्द समूह है, दिस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका प्रयोग वर्ब के पहले हुआ है, यानी इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे हुआ, और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आ सकता है, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट। सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है बच्चों या तो नाउन, या आ सकता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, नाउन इक्विवेलेंट है।
सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है जिरंड, जिरंड क्या है? नाउन इक्विवेलेंट है। सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या है? ये भी एक प्रकार का नाउन इक्विवेलेंट है। और बच्चों सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है नाउन क्लोज या नाउन फ्रेज। अब प्रश्न ये है कि शब्द समूह को मैं नाउन क्लोज कहूं या नाउन फ्रेज कहूं? इसे मुझे नाउन क्लोज ही कहना पड़ेगा क्योंकि इसमें वर्ब आ रही है। अगर यहां वर्ब नहीं होती तो बच्चों में इसको क्या बोलता? ऐसी स्थिति में मैं इसको नाउन फ्रेज कहता। ओके, तो बच्चों ये नाउन क्लोज है और नाउन क्लोज का मतलब नाउन इक्विवेलेंट है। ध्यान सुनना, बहुत काम की बात है। नाउन क्लोज का मतलब नाउन इक्विवेलेंट है, और जो नाउन इक्विवेलेंट या जो नाउन है उसके पहले कभी प्रोनाउन आता है क्या? दिमाग लगाओ। वंस देयर वाज ए क्रो इट वाज वेरी थ्रस्टी। क्या ऐसा बोला जा सकता है कि वंस देयर वाज इट द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी? मैं ये समझाना चाहता हूं कि क्या पहले प्रोनाउन का तथा नाउन का प्रयोग बाद में होता है? ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, अगर पहले नाउन आया है तो नाउन के पहले प्रोनाउन कभी नहीं आ सकता, परंतु नाउन के पहले डिटरमिनर जरूर आ सकता है। नाउन के पहले प्रोनाउन कभी नहीं आ सकता, परंतु नाउन के पहले डिटरमिनर जरूर आ सकता है। जैसे आपके दिमाग में प्रश्न पैदा होगा कि साहब इंडिया इज माई कंट्री, इसमें कंट्री के पहले माई आ रहा है, प्रोनाउन ही तो है। ये बेशक एक प्रोनाउन है, पर बच्चों मैंने बहुत कई बार इस बात को क्लियर किया है कि ऑल पजेजिव्स आर डिटरमिनर्स। सारे पजेजिव एक प्रकार के डिटरमिनर्स भी होते हैं, पहले डिटरमिनर है बाद में पजेजिव है, ठीक है ना? तो आप ये समझें कि इसके पहले बच्चों ये दे नहीं आ सकता, इसलिए इसको शुद्ध करने के लिए दोज का प्रयोग करना पड़ेगा। करेक्शन नंबर 1, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज। अब देखो बच्चों, ये जो हु है, ध्यान से सुनना, ये हु बच्चों आरपी का काम कर रहा है। क्या होता है आरपी? आरपी का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु, विच और दैट का मीनिंग जब जो या जो की निकलता है, ध्यान से सुनना, हु, विच और दैट का मीनिंग जब जो या जो की निकलता है तब वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। और ऐसे वाक्यों में बच्चों जो क्रिया होती है वो हमेशा इसके एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। यानी हु के ठीक पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वह उसका पूर्व पद या एंटीसीडेंट कहलाता है। और बच्चों वो एंटीसीडेंट अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आएगी, और अगर ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो इस वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। आपने क्या देखा? दोज इज प्लूरल, दोज तो प्लूरल है इसलिए लिव आ रहा है। अगर बच्चों यहाँ दोज नहीं होता, कोई सिंगुलर होता तो मैं लिव नहीं लिव्स का प्रयोग करता, क्योंकि आप जानते हो वर्ब को सिंगुलर बनाने का क्या तरीका है, उसके अंत में एस या एस जोड़ करके हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। एक बात और सुनो, सिंगुलर वर्ब की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उसके अंत में एस जरूर आता है। जैसे आई एस इज, एस आ गया, डब्ल्यू ए एस वाज, एस आ गया, एच ए एस हेज, एस आ गया। उसी तरीके से डज है, गोज है, प्लेज है, ईट्स है, कुछ भी ले लो, ऐसी कोई क्रिया है ही नहीं जो सिंगुलर भी हो और अपने अंत में एस लेके नहीं आती हो। ये सार्वत्रिक नियम है, दिस इज ए यूनिवर्सल रूल, कि कोई भी वर्ब अगर सिंगुलर है तो ये पक्का मान के चलिए कि उसके अंत में एस जरूर आएगा। ठीक है बच्चों? ओके, तो दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज, यहां तक सही है। अब बच्चों मैंने कई बार कहा है कि मस्ट नॉट का प्रयोग तो प्रोहिबिशन के लिए होता है, डॉक्टर ने मना थोड़ी किया है कि आप जो है किसी के घर पे पत्र नहीं फेंकें। मैं समझाना चाहता हूं कि इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस, अगर कोई टीबी की बीमारी से पीड़ित है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? यू मस्ट नॉट स्मोक। ये प्रोहिबिशन है बच्चों, डॉक्टर मना करेगा तो मस्ट नॉट ही आएगा। मैंने कहा कि दिस इज ए पब्लिक पार्क, यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। ये एक पब्लिक पार्क है, आपको अपनी कार को यहाँ पार्क नहीं करना चाहिए। जब मैं किसी वैधानिक चेतावनी की बात करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट अ लीगल वार्निंग, तो फिर तो मस्ट नॉट ही आएगा। लेकिन बच्चों यहां डॉक्टर ने मना नहीं किया है, स्वयं के हित में दी गई सलाह के लिए शुड मॉडल का प्रयोग होता है। यू शुड कीप योर स्कूटर लॉक्ड, तुमको अपना स्कूटर लॉक करके रखना चाहिए। ये क्या है? ये आपके स्वयं के हित में सलाह दी गई है, मानो तो मानो, नहीं मानो तो नुकसान तुम्हारा होगा। स्वयं के हित में दी गई सलाह के लिए मस्ट नहीं आता बच्चों, शुड आता है। करेक्शन क्या होगा? यहां पर आपको शुड का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, Those who live in glass houses should not throw stones at others, उनको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है बच्चों, उनको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। जो अदर शब्द है इसको गौर से देखना, ये अदर है बच्चों, इसमें एस जुड़ा हुआ है, इसका बहुवचन बना। आप जानते हो कि बहुवचन तो नाउन का बनता है, यहां पर अदर्स किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, तभी तो बना। नाउन का ही तो प्लूरल बनता है, और किसी का प्लूरल बनता है क्या? प्रोनाउन का भी बनता है, पर उनका एस वगैरह नहीं जोड़ा जाता। जैसे आई है तो उसका प्लूरल वी होगा, आई में एस थोड़ी जोड़ा गया है वहां पर। ठीक है? ओके, तो ये सेंटेंस तो बच्चों आपका पूरा करेक्शन हो गया है। परंतु दूसरा सेंटेंस देखो, द ताजमहल इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, वहां पर तो स्टोन्स बिल्कुल सही था, परंतु यहां पर स्टोन्स में से एस हटाना पड़ेगा और ब्रिक्स में से एस हटाना पड़ेगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा? द ताजमहल इज मेड ऑफ
ब्रिक एंड स्टोन, ताजमहल का निर्माण ईंटों तथा पत्थर से हुआ। समझाने वाली बात यह है बच्चों कि ब्रिक तथा स्टोन शब्द का प्रयोग जब बिल्डिंग मटेरियल के अर्थ में किया जाता है, स्टोन तथा ब्रिक शब्द का प्रयोग जब बिल्डिंग मटेरियल के अर्थ में किया जाता है, इन दैट सेंस, उस सेंस में क्या होता है बच्चों कि ये मटेरियल नाउन का काम करता है, ये धातुवाचक, द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा का काम करता है। और आप जानते हैं हिंदी में भी कि इन संज्ञाओं का कभी बहुवचन नहीं बनता। जैसे पानी है तो पानी क्या एक मटेरियल नाउन है, अब पानी का प्लूरल बन नहीं सकता। सोना या वुड, लकड़ी, तो लकड़ी का, लकड़ियां आप हिंदी में बोलते जरूर हैं, परंतु लकड़ी तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, एक लकड़ी दो लकड़ी नहीं होती है। लकड़ी तो जो है उसको अपन 1 क्विंटल 2 क्विंटल इस तरीके से करते हैं, तो जिसका मेजरमेंट उस तरीके से होता है वो अनकाउंटेबल है। तो जो लोहा है, एक लोहा 2 लोहा थोड़ी होता है। तो मैंने ये समझाया कि मटेरियल नाउन नंबर 1, मैंने ये समझाया एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, और नंबर 3 मैंने ये समझाया कि प्रॉपर नाउन MAP मैप। मैंने बताया 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर, 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है। एक तो होती है CC कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन, इनका बहुवचन बनता है, और होती है MAP, M फॉर मटेरियल, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट, P फॉर प्रॉपर। इन तीनों नाउन का कभी प्लूरल बनता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ रहा हूं, देखना आप। समटाइम्स पीपल आस्क वेरी टायरसम क्वेश्चंस, कई बार लोग क्या करते हैं, बड़े उबाऊ प्रश्न पूछते हैं। समटाइम्स माने होता है कभी कभी, पहले में क्या बच्चों, समय यानी कुछ, और टाइम माने समय, कुछ समय नहीं होता इसका मतलब। सम टाइम का मतलब कुछ समय नहीं होता, यानी टाइम्स। समटाइम्स का मतलब कभी कभी। पीपल आस्क, लोग पूछते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि पीपल बहुवचन है। आपको बच्चों को नियम याद होगा, एक बताया था मैंने, कौन सा, देखना इधर देखना, PCC, ऐसा मैंने एक बार लिखा। बच्चे ने एक ने कहा सर ये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है क्या, मैंने कहा ये वो नहीं है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि 3 शब्द हैं बच्चों खास तौर पर, एक तो पीपल, उसमें S जोड़ के उसका प्लूरल नहीं बनाना चाहिए। नंबर 2 है बच्चों चिल्ड्रन, ये है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन तो आपको पता पहले ही बहुवचन है, तो इसके अंत में S जोड़ के इसका प्लूरल नहीं बनाना चाहिए। और एक है केटल, CATTLE। अदर वर्ड्स आर आल्सो देयर, कुछ ऐसे शब्द और भी हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस, परंतु ये शब्द इंपॉर्टेंट है। पीपल, चिल्ड्रन और केटल 3 ऐसे शब्द हैं बच्चों कि ये बहुवचन माने जाते हैं। और इनके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऐसे नहीं केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। और एक बात और है, केटल्स भी नहीं करना है, केटल के अंत में एस नहीं जोड़ना है, लेकिन ये प्लूरल है एंड इट शैल बी फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब। उसी तरीके से चिल्ड्रन के अंत में एस नहीं जोड़ना है, लेकिन वर्ब तो प्लूरल आएगी। उसी तरीके से पीपल का पीपल्स नहीं बनाना है, परंतु पीपल्स के बाद में जो वर्ब आएगी बच्चों वो वर्ब तो प्लूरल आएगी। यहां आ रही है ना प्लूरल, देखो आप। समटाइम्स पीपल आस्क वेरी टायरसम क्वेश्चंस, कई बार लोग बड़े बोरिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। बोरिंग, थका देने वाले प्रश्न, उबा देने वाले प्रश्न। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े उबाऊ प्रश्न हमसे पूछते हैं, एंड वी लाइक टू मेक ए जॉक अबाउट इट, और हमको मजा आता है। एंड वी इंजॉय मेकिंग जॉक अबाउट इट, और हमको इनके बारे में मजाक बनाने में मजा आता है। समझ रहे हैं मेरी बात? कई बार लोग क्या करते हैं, बड़े उबाऊ प्रश्न पूछते हैं कि देखो ये है वो है ना, ऐसा है मेरा काम, वैसा है, हमको पता है आपका काम कैसा है। परंतु एक आदमी जब बार बार उसी बात को रिपीट करता है तो हमको क्या आता है, हमको उसका मजाक बनाने में मजा आने लगता है। वी इंजॉय मेकिंग देयर जॉक्स, हमको उनके जॉक बनाने में मजा आता है। आर यू ए बॉय स्काउट, क्या तुम एक स्काउट के लड़के हो? आर यू ए बॉय स्काउट, क्या तुम एक स्काउट के लड़के हो? सेड ए लेडी टू ए बॉय वेयरिंग शॉर्ट, एक महिला ने एक लड़के से पूछा जो शॉर्ट पहने हुए था। शॉर्ट तो जानते हो ना, छोटे कपड़े जो होते हैं ना, शॉर्ट्स, उसके बारे में बताऊंगा अभी मैं। शॉर्ट्स के बारे में आपको विस्तार से समझाना पड़ेगा। आर यू ए बॉय स्काउट, क्या आप एक स्काउट के लड़के हो? सेड ए लेडी टू ए बॉय, एक महिला ने एक लड़के से कहा, एंड ही वाज वियरिंग शॉर्ट्स, और बच्चों वो शॉर्ट पहने हुए था, निकर जो होता है ना, हाफ पैंट है ना, तो हाफ पैंट पहने हुए था। और क्या पहने हुए था? ए जर्सी विद बेजेस, और एक स्काउट की जर्सी। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो तो देखी होगी, उनका जो जेब होता है उसके ऊपर बहुत सारे बेजेज लगे होते हैं, बहुत सारे बेज उनको मिले होंगे, है ना। तो कई बेजेज अपनी जर्सी के ऊपर, जर्सी जानते हैं एक प्रकार का स्वेटर, तो जो स्काउट की जो ड्रेस है उस ड्रेस के अंदर एक जर्सी होती है, और उस जर्सी के ऊपर, है ना, जर्सी एक गाय भी होती है, वो अलग चीज है, मैं परिधान की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग, है ना, मैं ड्रेस की बात कर रहा हूं। तो बच्चों वो क्या है कि उसका जो उसकी ड्रेस है, उसकी जर्सी है, उस जर्सी के ऊपर कई बेज लगे हैं। BADGE, बेज का मतलब समझ गए ना। मैंने आपको नेताजी का उदाहरण देके बेज समझाया है ना। हिंदी इसकी क्या है, मुझे इसको हिंदी में कुछ बोलते होंगे, स्काउट हैट। और बच्चों वह एक स्काउट की जो टोपी है, उस टोपी को बच्चा धारण किए हुए था। एंड कैरिंग ए बॉय स्काउट पोल,
और वह लड़कों वाला स्काउट का डंडा हाथ में लिए जा रहा था। एंड ही वॉज केयरिंग, आप जानते हो CARRY केरी माने ले जाना, CARRY केरी माने ले जाना, और BRING ब्रिंग माने लाना, ठीक है। तो केयरिंग ए बॉय स्काउट बॉल, और लड़कों वाला स्काउट का डंडा अपने हाथ में लिए वो लड़का जा रहा था। और महिला ने क्या बुरा कह दिया, यही तो कहा कि आर यू ए बॉय स्काउट, क्या तुम एक स्काउट की लड़के हो? अच्छा, तो देखो बच्चों, मैं शॉर्ट्स के बारे में बता रहा था आपको, है ना, शॉर्ट्स अंडरलाइन करना, इसके बारे में बाद में प्रकाश डालूंगा इस बिंदु पे क्या कहना चाहता हूं। तो लड़का क्या बोलता है, नो सेड द लिटिल फेलो, वो नन्हा सा लड़का, वो छोटा सा लड़का, वो मासूम लड़का जो बोला, नो मैं वो नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं तो टोस्ट के ऊपर रखा हुआ अंडों का जोड़ा हूं। मैं क्या हूं? आई एम ए पेयर ऑफ एग्स ऑन टोस्ट। टोस्ट तो जानते हो, टोस्ट खाते हैं अपन, है ना, चाय के साथ। तो आई एम ए पेयर ऑफ एग्स ऑन टोस्ट, मैं टोस्ट के ऊपर धरा हुआ अंडों का जोड़ा हूं। आई एम 2 eggs on toast, द लेडी ओनली मीट। उस महिला का मतलब तो सिर्फ इतना सा था। हाउएवर यानी हालांकि उस महिला का मतलब तो सिर्फ इतना सा था कि हाउ नाइस यू लुक इन दिस यूनिफॉर्म, कि तुम इस गणवेश के अंदर कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हो। हाउ नाइस यू लुक इन दिस यूनिफॉर्म, यानी यू लुक वेरी नाइस इन दिस यूनिफॉर्म, ठीक है। मैंने कहा हाउ डिफिकल्ट क्वेश्चन इज दिस, हाउ डिफिकल्ट दिस क्वेश्चन इज, ये प्रश्न कितना मुश्किल है। मैं ये कहना चाहता हूं दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। उसी तरीके से मैंने कहा हाउ ब्यूटीफुल द साइट इज, दृश्य कितना खूबसूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि द साइट इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ प्रेटी द बेबी इज, मैं ये कहना चाहता हूं कि द बेबी इज वेरी प्रेटी। उसी तरीके से मैंने कहा हाउ क्रूअल द बॉस इज, बॉस का मतलब हमारा जो अफसर है वो बॉस होता है। हाउ क्रूअल द बॉस इज, बॉस कितना क्रूर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि द बॉस इज वेरी क्रूअल। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि द बॉस इज वेरी क्रूअल। मैं तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे आगे इसमें क्या लिखा है, दिस इज द स्काउट यूनिफॉर्म, ये तो स्काउट की गणवेश है, इजंट इट, क्या ये नहीं है। एंड देयर वाज रियली नथिंग सिली इन हर रिमार्क, और वास्तव में तो उस महिला की टिप्पणी के अंदर कुछ भी मूर्खतापूर्ण नहीं था। ओके बच्चों, आज की बात यही समाप्त। नमस्कार।